Good morning, sir, or respected SAO, sir, and head Sri Krishna Sonu ji. हम आभारी हैं. I am very thankful that you have given me opportunity to discuss on freshwater pearl culture. मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सेमिनार के लिए इनवाइट किया या वेबिनार के लिए. अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. थोड़ा फुल स्क्रीन करिए सर, आपका जो प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन करिए. मैं देख रहा हूँ फुल स्क्रीन. अभी फुल स्क्रीन हो गया सर. हाँ आ गया सर, आ गया सर. यस यस. मैं शैलेश सौरभ हूँ, सीनियर साइंटिस्ट ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में, जो भुवनेश्वर में स्थित है. और ये जो फ्रेश वाटर से जितना रिलेटेड है वो सभी एक्टिविटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ होती है. उसमें पर्ल कल्चर भी है. तो हम लोग अभी फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. पर्ल कल्चर जो है सो सभी का एक फाइलम है. उसी तरह जो है सो जो सीप है या जो मसल है उसका भी एक फाइलम है जो मोलस्का के अंतर्गत आता है. और ये जो है इसका क्लास जो है बाइवल्विया है. बाइवल्विया मतलब टू वल्व, जो हम लोग का टू वल्व होता है इसमें पर्ल मसल में. दिस इज ए पर्ल मसल एंड जिसमें, और जो समुद्री है उसको ओयस्टर बोलते हैं या क्लैम्स बोलते हैं. लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो हमारा ये है मसल है. आप देखे होंगे ये लेमिलिडेंस मार्जिनलिस है. इट इज कमिंग क्लास बाइवल्विया में है और ऑर्डर जो है इसका यूनियोनोइडा है. हम पहले जो है सो आपको थोड़ा बायोलॉजी के बारे में बताएंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल पार्ट में जाएंगे. और ये स्पेसीज लेमिलिडेंस मार्जिनलिस है और एक दूसरा स्पेसीज लेमिलिडेंस कोरिएनस होता है. तो लेमिलिडेंस का दो वेराइटी यूज होता है और तीसरा जो है पेरेसिया कोरोगेटा है. ये भी वेराइटी पर्ल कल्चर में यूज होता है, पर्ल कल्चर फ्रेश वाटर में. और टोटल इंडिया में 52 स्पेसीज है, जिसमें लेमिलिडेंस का 9 स्पेसीज है और 2 सब स्पेसीज है. और पेरेसिया 35 स्पेसीज है और 6 सब स्पेसीज है. इसमें आप जब देखेंगे तो ये, क्योंकि हम इसमें सर्जरी करना पड़ता है, तो ये जो है इसमें जो है उसका मॉर्फोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है. जो ऊपर का भाग है उसको डोर्सल बोलते हैं और नीचे जो है वेंट्रल बोलते हैं. और जो पोस्टेरियर भाग है वो पूरा खुरदुरा होता है. सैंपल में हम दिखा दूंगा आपको. और एंटेरियर जो है ऐसे ब्रॉड शेप है. तो पोस्टेरियर एंटेरियर जो है, जब आप सर्जरी करेंगे तो पोस्टेरियर एंटेरियर के बारे में आपको जानकारी होगा. ये जो उठा हुआ भाग है ओम्बो बोलते हैं इसको ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ सेल है और ग्रोथ टेक्सचर विजिबल है. और यहाँ पर देखिए एक कर्वेचर है. यहाँ पर ये लेमिलिडेंस मार्जिनलिस की पहचान है. जब इसको आप काटेंगे, खोल के देखेंगे तो इसका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. ये जो ये है पेलियल, इसको पेलियल टिश्यू बोलते हैं. और यहाँ पर जो है सो ये जो है पेलियल मेंटल रिबन बोलते हैं. ऊपर का भाग जो है, इधर देखिए ये पोस्टेरियर साइड में थिक भाग होगा और एंटेरियर में थिन होता है. यहाँ पर भी कुछ सर्जरी करना पड़ता है, वो हम आपको दिखाएंगे. और ये इसका फुट है और ये विजरल मास है और ये मेंटल है रीजन. और इस सेल और इसके जो पेलियल जो टिश्यू है उसके अंदर का भाग जो है उसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसमें नेकर का सेक्रीशन होता है. ये क्या खाता है? ये जो है बहुत स्लगिश एनिमल है, बहुत ही धीरे धीरे इसका मूवमेंट है. और ये जनरली जो है फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म है. इसका जो खाना है वो अलगी है, रोटीफर है, प्रोटोजोआ है, प्लैंकटन है, ऑर्गेनिक डेट्राइटस है. ये सब जो है इसका खाना है. और ये कैसे खाना खाता है? ये पानी को खींचता है अपनी ओर. फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म में पानी को इसका सिफॉन होता है, इनहेलेंट सिफॉन और एक्सहेलेंट सिफॉन. क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो आपको धीरे धीरे आइडिया आएगा. जैसे लेक्चर आगे जाएगा आप जानेंगे. सिफॉन से पानी को खींचता है. खींचने से ये
जो पानी के अंदर जो बहुत सा जो प्लैंकटन होता है, जो प्लवक बोलते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब होता है, वो पानी के साथ खिंचा जाता है और गिल से ये फिल्टर करके खाना खाता है। इसमें ग्रीन एल्गी जो है, क्लोरेला स्पेसीज जो है, जो आसानी से आप कर सकते हैं इसका कल्चर। इसका मेन खाना है क्लोरेला, क्लोरो और सेनिडिस्मस। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी यूज कर सकते हैं, स्पाइरुलिना का भी उपयोग कर सकते हैं, एनिमल ग्रेड। लाइफ साइकिल में जाएंगे तो जो फ्रेश वाटर मजल है उसका लाइफ साइकिल डायरेक्ट नहीं है। इसको जो है इस एक मछली की आवश्यकता होती है, जो इसमें एक ग्लोचिडिया लार्वा है। ये ग्लोचिडिया लार्वा है, ये ग्लोचिडिया लार्वा मछली के गिल में अटैच हो जाता है या फिन में अटैच हो जाता है और करीब 3 से 4 वीक रहता है उसमें। तो ये ग्लोचिडिया जो लार्वा है, इसमें इसका पैरासाइट होता है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इससे ये खाना पाना लेता है और 3 से 4 सप्ताह के बाद जमीन में गिर जाता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। लेकिन जो समुद्री है, ऑयस्टर है, उसमें डायरेक्ट है मेल फीमेल एग और ये स्पर्म फर्टिलाइज होके वो जो है जायगोट बना के और डायरेक्ट लार्वा का डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसमें एक मछली चाहिए। और कमिंग टू लाइफ साइकिल के बारे में बताया कि इसको फिश होस्ट चाहिए और ये पैरासाइटिक स्टेज है, ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसका ब्रीडिंग के लिए एक फिश मछली चाहिए। ये आपका ग्लोचिडिया है। ग्लोचिडिया में ये आपका इसमें बाइसेस थ्रेड है और मेंटल लोब है, सब मसल है। ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक है, आप इसको जो है माइक्रोस्कोप में इनिशियल देख सकते हैं। डी शेप लार्वा है इसको। ये देखिए इसका गिल में कैसे अटैच हो जाता है, ये गिल में अटैच हो जाता है ग्लोचिडिया। और ये जो है सो ये फिर जो है सो 3 से 4 वीक के बाद जो है ये जमीन में गिर जाता है, सैंड में या पॉन्ड मन में गिर जाता है। और कहाँ पाया जाता है? लैमलिडेंस मार्जिनलिस आपको पॉन्ड्स में, टैंक्स में, लेक्स में, रिजर्वर है, वहाँ आपको मिलेगा। जो नागपुर का बेल्ट है आपका, उधर रिजर्वर है, उधर आपको मिल जाएगा। एंड कोरियनस जो है पैडी फील्ड में है, जनरली पंजाब साइड में आपको कोरियनस मिलेगा। एंड पेरेसिया कोरोगेटा है जो छोटे छोटे रिवुलेट में और स्ट्रीम में रहते हैं। ये जो है सो बहुत छोटा है प्रजाति, 5 सेंटीमीटर 4 से 5 सेंटीमीटर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, देखिए कर्नाटका में गुलबर्गा कर्नाटका में मिलेगा आपका, गुलबर्गा, बेंगलोर, कर्नाटका। महाराष्ट्र में भी है, अहमदनगर में है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। खेदा गुजरात में है, केरला में है आपका, वेस्ट बंगाल, 24 परगना, मिदनापुर, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल में भी है इसका। और जो है सो सीफा की तरफ से जाए तो हम लोग जो पाए हैं कि लैमलिडेंस मार्जिनलिस, लैमलिडेंस कोरियनस और पेरेसिया कोरोगेटा, ये 3 प्रजाति है जिसमें मोती का निर्माण हो सकता है। ये आपका लैमलिडेंस मार्जिनलिस है, ये आपका, इसमें जो बॉर्डर होता है ब्राउनिश बॉर्डर होता है, और ये जनरली ब्लैकिश है, इसमें उतना ब्राउनिश नहीं रहता है। और इसका देखिए अम्बो भी अलग टाइप का रहेगा, कोरियनस। और ये पेरेसिया कोरोगेटा है। जैसे भारत में जैसे मीठा पानी मोती सीप है, उसी तरह भारत के अलावा जो है दूसरे कंट्री में, चाइना में, आपका थाईलैंड में, वियतनाम में, उसमें भी मीठा पानी का मोती है उसका, लेकिन स्पेसीज अलग है। जो चाइनीज स्पेसीज है हिरियोप्सिस कुमेंजियाई है, क्रिस्टेरिया प्लिकेटा है, यूरोपियन स्पेसीज मार्गेट्रीफेरा है। और इसमें चाइनीज स्पेसीज में बहुत सा इम्प्लांट, 30 से 40 मोती एक बार में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारतीय सीप में आप 2 से 8 मोती प्राप्त कर सकते हैं राउंड पर। उसी तरह चूंकि ये ओवरव्यू मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सभी आपका महाराष्ट्र जो है बोथ मीठा पानी और सॉल्टी वाटर दोनों है, तो आप वहाँ दोनों कर सकते हैं। आपका जो सॉल्ट वाटर पर्ल है उसको उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो पिंकटाडा फ्यूकेटा है, जो इंडियन पर्ल ओयस्टर बोलते हैं, जो भारत में पाया जाता है पिंकटाडा फ्यूकेटा।
और इसका जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, हवाई, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम में इसका ये मेन है। और एक ब्लैक लिप्ड पर्ल ओयस्टर है जो पिंटाडा मार्गेटिफेरा है आपका। ब्लैक लिप जो स्पेसीज है आपका, स्पेसीज के अनुसार भी मोती का कलर होता है। जैसे ब्लैक लिप्ड पर्ल ओयस्टर पिंटाडा मार्गेटिफेरा है, उसमें ब्लैक मोती का ही निर्माण होगा और मोस्टली फ्रेंच पोलिनेशिया में है। पिंटाडा मैक्सिमा, इसमें दो वेराइटी है, सिल्वर और गोल्ड लिप पर्ल ओयस्टर है, जिसमें सिल्वरी पर्ल भी बनेगा और दूसरा वेराइटी में गोल्डन पर्ल बनेगा। टेरिया पेंगिंग है, हेलियोटिस है, फल्जेंस है, मिलो मिली है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग ओयस्टर है और मसल है। ये देखिए मेराइन पर्ल है, इसको डिजाइनर पर्ल भी बोलते हैं। इसमें जो है थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूँ मेराइन का। इसको आप पेंडेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, कटिंग करके आप पेंडेंट के रूप में। ये पिंटाडा फ्यूकेटा है। अभी जो है सो हम फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर के बारे में भी पहुंचेंगे। थोड़ा सा मैं बता दिया बायोलॉजी के बारे में। अभी क्या है, मोती क्या है, इसको क्वीन ऑफ जेम भी बोलते हैं और इट इज ए मिनरलाइज्ड कार्बोनेट composed of several hundreds to thousands of alternating layer of aragonite crystal and organic matter। ये में इसमें जो है जो मोती है उसमें एरोगोनाइट क्रिस्टल होता है। चूना का आप उपयोग करते हैं पान में, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन वहां पर एरोगोनाइट क्रिस्टल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो चूना है। और जहां मोती है वहां पर एरोगोनाइट क्रिस्टल प्रेजेंट रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। और पर्ल को जो है हम तीन ढंग से जो है मोती को तीन ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। केमिकली कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं, बायोलॉजिकली कर सकते हैं। केमिकली में क्या है कि पर्ल जो है सो 82 to 86% एरोगोनाइट क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, जो मोती में प्रेजेंट रहता है, चूना में नहीं प्रेजेंट रहेगा। 10 to 14% ऑर्गेनिक मैटेरियल है, जिसको उसको जो प्रोटीन है उसको कंचियोलिन बोलते हैं, एंड 2 to 4% वाटर है। ये आपका इसमें मोती में जो है ऑर्गेनिक जेम है और इसमें थोड़ा सा पानी भी रहता है। फिजिकली क्या है कि पर्ल का जो है इसका हार्डनेस भी होता है, बट इट इज ए ऑर्गेनिक सॉफ्ट जेम। और इसका हार्डनेस का मेजरमेंट 3.5 to 4.5 है। और बायोलॉजिकली जो है पर्ल और मोर और लेस इन सिमिलर टू इनर शाइनिंग लेयर। अंदर का जो भाग, चूंकि 52 स्पेसीज है तो बहुत से किसान भाइयों जो है उनको पता नहीं चलेगा कौन सा स्पेसीज कौन है, वेदर इट इज सुटेबल फॉर पर्ल फॉर्मिंग और नॉट सुटेबल है कि नहीं है। तो अंदर का जो लेयर है जो चमकीला होता है, अगर अंदर का लेयर चमकीला है तो उसमें मोती का निर्माण होगा। ये इसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो अंदर का भाग चमकीला होना चाहिए। और ब्लैक पर्ल में जो काला मोती का उत्पादन होता है उसका अंदर का भाग जो है सो ब्लैकिश होता है, ब्लैक ब्लैक करते हुए चमक रहता है उसका। अभी क्या है, बायो मिनरलाइजेशन क्या है। आप जो है सो मिनरल वाटर का बोतल देखे होंगे, उसमें जो मिनरल वाटर है उसमें बहुत सा ट्रेस मिनरल होता है। उसी तरह जो है सो तालाब का पानी में या रिजर्वर के पानी में बहुत सा ट्रेस मिनरल रहता है। वो मिनरल को क्या करता है, वो लोग खींचता है। जो सीप जो है सो फिल्टर फिटिंग ऑर्गेनिज्म है, वो पानी को खींचता है। और वो खींचने के दरमियान जो है वो जो डिपोजिशन मिनरल को करता है और बायोलॉजिकली इसको इंड्यूस करके इसका मोती के निर्माण में या नेकर का सेक्रीशन में इसका उपयोग करता है। तो बायोलॉजिकली इंड्यूस्ड और कंट्रोल मिनरलाइजेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन पर्ल फॉर्मेशन। ये इसका बहुत सा इम्पोर्टेंट ये इसका क्रिया है और इसका फंक्शन है जो सभी प्राणियों में नहीं होते हैं। और इसको सेल आप देखेंगे तो सेल जो है सो थ्री लेयर का बना है, पेरियोस्ट्रिकम, प्रिज्मेटिक लेयर और नेक्रेसियस लेयर। जो बाहर का जो ब्लैकिश और ब्राउनिश कलर है उसको पेरियोस्ट्रिकम बोलते हैं। अंदर का जो लेयर है वो प्रिज्मेटिक है और सबसे अंदर जो है वो नेक्रेसियस लेयर है, जो इनर शाइनिंग लेयर है और वो जो है सो पर्ल का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्ल सेक थ्योरी क्या है, पर्ल सेक थ्योरी जो है यानी जनरली जो है कोई भी मोलस्क है वो मोती का निर्माण करेगा, लेकिन जिस मोलस्क में या बाइफल में अंदर का लेयर शाइनिंग है और नेकर जो है शाइनिंग है, वो ही केवल चमकीला मोती का निर्माण करेगा, लस्ट्रस मोती का।
और इट इज एबनॉर्मल प्रोसेस इन द नॉर्मल बायोलॉजिकल, इसको एक अबनॉर्मल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। और आउटर एपिथेलियल ऑफ मेंटल इज रिस्पांसिबल फॉर पर्ल फॉर्मेशन, जो आउटर एपिथेलियल है, जो बाहर का लेयर है, वो जो है मोती के निर्माण में हेल्प होता है। इसलिए ये स्किलफुल टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको जो न्यूक्लियस देंगे और जो न्यूक्लियस देंगे उसमें आउटर एपिथेलियल और न्यूक्लियस का संपर्क होना चाहिए, तभी मोती का निर्माण होगा। अगर न्यूक्लियस का आउटर की जगह इनर में हो गया तो हम न्यूक्लियस का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और इसमें क्या है, जो आपका जो बाहर का वस्तु है, अगर वो अंदर जाएगा तो उसको इरिटेशन फील होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। और जो इरिटेशन होने के बाद जो है उस पर एक कोटिंग का निर्माण होता है, जो उसका जो मेंटल है, जो प्रोटीन है, वो बाहर की ओर सेक्रीट होके एक सैक बनाता है। सैक मतलब थैली। वो थैली जो है वो उसके इरिटेंट को चारों ओर घेर के एक सैक बनाता है, जिसको पर्ल सैक थ्योरी बोलते हैं। इसको जापानी ये लोग दिए थे। नेचुरल पर्ल कैसे बनेगा? नेचुरल पर्ल जो है कोई मान लीजिए तालाब में कोई सैंड या पैरासाइट वो सीप के अंदर चला जाता है और बाहर की ओर नहीं निकलता है। अगर बाहर निकल गया तो मोती नहीं बनेगा या पर्ल नहीं बनेगा। तो वो कोई सैंड और पैरासाइट अंदर की ओर जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा, तो उसमें क्या होता है, उस सीप को एक इरिटेशन फील होगा। इरिटेशन फील होने से उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और एक प्रोटीन का स्राव करता है, जिसको नेकर बोलते हैं। वो नेकर जो है प्रोटीन के फॉरेन बॉडी के चारों ओर कोटिंग करता है और सैक का निर्माण करता है, पर्ल सैक बनाता है। उसमें बहुत सा जो जीन का भी रोल होता है, बहुत सा प्रोटीन है, और वो जो है सो लेयर अपॉन लेयर कोटिंग बनाएगा। वो कोटिंग जो है उससे उसके बाद जो है जब तक इरिटेशन होगा तब तक प्रोटीन का स्राव होगा और कोटिंग बनते रहेगा, और 1 साल लग जाएगा आपको। इसको 1 साल में आपका एक मोती का निर्माण हो जाएगा। तालाब में बना सकते हैं, टैंक में बना सकते हैं। और कल्चर पर्ल के चूंकि ओवरव्यू टाइप का है ये क्लास, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जो चाइनीज जो है वो जो है सबका 12th सेंचुरी में जो है सो बुद्धा पर्ल बनाए थे। तो फर्स्ट जो पर्ल बना वो चाइनीज लोग द्वारा इमेज पर्ल बनाए हैं 12th सेंचुरी में। और क्रिस्टेरिया प्लाकेटा जो है उसमें मोती का निर्माण होता है। और प्रोडक्शन जो है इसका करीब 3000 टन है, 1800 लिखा है। अभी प्रेजेंट प्रोडक्शन 2020-21 का डाटा है, उसमें 3000 टन हो गया फ्रेश वाटर पर्ल प्रोडक्शन। अब नेचुरल और कल्चर पर्ल में कैसे डिफरेंस करेंगे? मान लीजिए उसका जो न्यूक्लियस है वो नेचुरल में सैंड है, पैरासाइट है। कल्चर्ड में हम ग्राफ्ट टिश्यू देते हैं और न्यूक्लियस देते हैं। नेचुरल का शेप इरेगुलर है, कल्चर का रेगुलर राउंड पर्ल है। नेचुरल का ग्रोथ टाइम लंबा है, कल्चर का शॉर्ट है। टेक्सचर फाइन और रफ है नेचुरल का, उसका मोर रफर है। नेचुरल में चूंकि ड्यूरेशन नहीं है इसलिए नेकर थिक होता है, कल्चर में नेकर थिन होता है। ट्रांसपेरेंसी मोर है और उसमें लेस है। बट नेचुरल पर्ल इज ऑलवेज कॉस्टली इन कंपेयर टू कल्चर्ड पर्ल। अभी हम फ्रेश वाटर पर डिफरेंट स्टेप में जाएंगे। आपको एक सीप का जरूरत होगा, मजल का जरूरत होगा, फिर प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग चाहिए, इम्प्लांटेशन चाहिए, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव चाहिए, पॉन्ड कल्चर चाहिए, हार्वेस्ट करना है, वैल्यू एडिशन है और मार्केटिंग है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो मसल को आप लाते हैं, सपोज दैट आपको जालना में लाना है, आप जो है सो मान लीजिए यूपी से ट्रांसपोर्ट किए जालना, तो इसको जो है आपका जालना में पहुंचने के बाद आपको इसको प्री सर्जरी या कल्चर करने से पहले उसको देखना है कि उसमें कुछ बीमारी नहीं है, कुछ पैरासाइट, इसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है वो चीज़ नहीं है। अगर वो चीज़ है तो उसको ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट के अलग अलग टेक्निक है। ऑक्सीजन देना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन पैकिंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये सब कुछ प्री ऑपरेटिव है। उसको फीड का अलग अलग फीड देना है और उसका पानी 1-2 बार चेंज करना है। उसके बाद हम इम्प्लांट करते हैं, सर्जरी करते हैं, उसका एक अलग स्किल है, उसका अलग से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल होता है। फिर सर्जरी के बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव करना पड़ेगा। पोस्ट ऑपरेटिव में आपको मान लीजिए आप सर्जरी के दरमियान जो है कुछ कट गया,
उसका 2 साइड में एडक्टर मसल है, एडक्टर रिट्रैक्टर ऐसे करके सेल खोलता है। तो अगर एडक्टर मसल में कुछ स्क्रैच हो गया या ज्यादा हम खोल दिए खोलते वक्त शुरू में जब करते हैं तो वो सब हमको पोस्ट ऑपरेटिव केयर में दूर करना है। पोस्ट ऑपरेटिव के बाद आपको पॉन्ड कल्चर कर सकते हैं या टैंक कल्चर कर सकते हैं, वो आपको 1 ईयर रहने का। फिर हार्वेस्ट उसके बाद करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसको डिफरेंट शेप मतलब डिजाइनिंग करा सकते हैं, पेंडेंट के रूप में कर सकते हैं या इनहेंसमेंट बफिंग बोलते हैं, फिर मार्केटिंग करना पड़ेगा आपको। ये जो है डिजाइनर पर्ल इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन 3 टाइप का है, एक जो है मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन है, दूसरा मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन है, तीसरा गोनाडल इम्प्लांटेशन है। तो डिजाइनर पर्ल के लिए आपका मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन होता है। यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। इसका एक अलग 1 डे का पूरा होल क्लास होता है प्रैक्टिकल, जिसमें किसान भाइयों खुद न्यूक्लियस बनाते हैं। लेकिन चूंकि अभी कोविड हो गया है तो बहुत सा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सा हम लोग को टेक्निक चेंज करना पड़ गया। तो फिर भी हम लोग का जो एक ट्रेनिंग कार्यक्रम जो फुल चलता है, तो हम लोग सिखाते हैं न्यूक्लियस कैसे बनाना है, और उसको मेंटल कैविटी है इसको इम्प्लांट करते हैं। यहाँ पर जो है सो आपका जो मेंटल टिश्यू इसको डिस्प्लेस करके थोड़ा उठा के यहाँ पर ये न्यूक्लियस डालते हैं, और इसका एक स्पेशलाइज्ड सर्जिकल सेट होता है, उसके थ्रू करते हैं। आप होममेड भी बना सकते हैं इंडिजिनस। उसके बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव करते हैं, ये आपका बैग में डाल के रखते हैं। एक बैग में है 12 × 13 सेंटीमीटर का बैग है, उसमें 2 रख सकते हैं। इसको लटका के रखना पड़ता है मीन जो है यहाँ पर, और पानी जो है एरेशन देना पड़ता है। ये करीब 5 से 7 दिन का है। उसके बाद उसको रेयरिंग करते हैं 1 ईयर के लिए। सक्सेस रेट 60 to 70%, 75%। इसमें सेल अटैच डिजाइनर पर्ल बनेगा। आप कोई भी बना सकते हैं, क्रॉस बना सकते हैं, लक्ष्मी जी बना सकते हैं, सरस्वती जी, लॉर्ड गणेशा बना सकते हैं, हनुमान, दुर्गा माता, जो भी शेप चाहेंगे आप बना सकते हैं। लेकिन उस टाइप का आपका न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा, तभी आप शेप बना पाएंगे। अभी मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन है। मेंटल टिश्यू में 2 टाइप का कर सकते हैं, ग्राफ्ट के साथ कर सकते हैं, एक न्यूक्लियस विथ ग्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पॉकेट बनाते हैं, यहाँ जो पोस्टेरियर साइड है वहां पर ये थिकर पोर्शन होता है बॉर्डर पर। यहाँ पर एक हम पॉकेट बनाते हैं और इस पॉकेट में ये ग्राफ्ट टिश्यू को इंसर्ट करते हैं, तो ये मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन है। ग्राफ्ट बनाने का भी अलग टेक्निक है उसमें। और चाइनीज लोग जो 30-40 मोतिसिप बनाते हैं, यही मेंटल टिश्यू इम्प्लांट करते हैं, छोटा छोटा ग्राफ्ट डाल के उसको रोलिंग करके वो करते हैं। और ये गोनाडल इम्प्लांटेशन है। 3 टाइप का इम्प्लांटेशन बोला। यहाँ पर जो है सो हम सर्जरी के द्वारा होल करते हैं, और जो भी सर्जरी करेंगे उसको हम लाइव मसल में करेंगे, जिंदा शिप में। आपको ये नहीं कि मरे हुए शिप में, आपको हमेशा लाइव, मोती का निर्माण हमेशा लाइव शिप में होता है। सो मोती ही एक ऐसा रत्न है जो जीवित प्राणियों में बनता है। तो ये रहना जरूरी है। ये आपका लाइव बनेगा, इसमें आपका राउंड पर बनेगा छोटा छोटा, जैसा न्यूक्लियस है वैसा मोती का निर्माण होगा आपका। अब वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे, जैसे शेप है, ये जो है सब मान लीजिए पूरा राउंड शेप है, और पूरा डिजाइनर है, कर्व लिए है, मान लीजिए लॉर्ड गणेश है, उसका पूरा परफेक्ट है, तो उससे आपका उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। फिर साइज है, जितना बड़ा पर्ल रहेगा या डिजाइनर पर्ल या राउंड पर्ल, उतना ज़्यादा मार्केट है। फिर कलर है, उसका कलर कैसे करेंगे आपका स्पेसिस पर भी है डिपेंड। फिर लस्चर है, जो है सो कितना शाइनिंग देता है, उसका शेप परफेक्शन है। मान लीजिए कुछ ये नहीं है, कुछ ब्लेमिश नहीं है, मतलब कुछ डॉट नहीं है, उसका नेकर का थिकनेस है, थिक, जितना ज्यादा थिक रहेगा उतना ज्यादा आपका नेकर रहेगा।
पर्ल का जो बारे में बहुत सी कहावतें हैं। मान ली पर्ल इज एसोसिएटेड विथ मून एंड द सिंबल ऑफ लव एंड प्योरिटी। ये जो है लॉर्ड चंद्रमा के साथ निशानी है, और ये प्यार का मतलब अच्छे अच्छे चीज होते हैं उसमें जो है सो पर्ल के बारे में बोला गया है। फिर इस्लाम में इट इज ए ग्रेट रिवार्ड फाउंड इन पैराडाइज, कुरान में बोला गया है। और क्रिश्चियनिटी में सिंबल ऑफ प्योरिटी है। क्रिश्चियनिटी आल्सो अडॉप्टेड द पर्ल एज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी। हिंदू बिलीव्स पर्ल ब्रिंग्स हैप्पीनेस, चाइनीज इट ब्रिंग्स वेल्थ, एंड टू इजिप्टियन लव। तो अलग अलग जो कहावतें हैं मोती के बारे में। लेकिन मोती पहनने से आपको मन में शांति रहेगी, आपको अच्छी विचारधारा उत्पन्न होगी। और आप बहुत पुराने राजा महाराजा आप देखेंगे तो मोतियों का माला पहनते हैं। तो मोती को आदि काल से, बहुत पुराने समय से, रामायण कृष्ण महाभारत के समय से ही इसका चर्चा है। इसका मेडिसिनल, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा वैसे वैसे इसका जो मेडिसिनल पावर के बारे में पता चला है। इसको ये जो है सबका बहुत से जो दमा का बीमारी है या कैल्शियम का कमी है उसमें इसका जो सेल पाउडर का यूज होता है। और इसका जो मीट है बहुत से वो आपको दमा रोग में भी यूज होता है। और इसका कलर का भी वैल्यू है। ब्लैक और गोल्ड पर्ल जो है एसोसिएटेड विथ वेल्थ, ब्लू पर्ल लव, पिंक पर्ल सक्सेस। इसका बहुत सा एडवांटेज है। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल स्टॉक कैसे करेंगे, वाइडर एरिया ऑफ फार्मिंग, और ऑपरेशनल इजीनेस, ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ नेचुरल फ्लोरिंग, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, सिंपल फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर। ये जो है बहुत सा ये है उसका एडवांटेज है। मैराइन पर्ल में बहुत सा परमिशन आपको चाहिए, लेकिन फ्रेश वाटर में ये सब रुकावटें नहीं है। घर के पिछवाड़े में कर सकते हैं, छोटा तालाब में कर सकते हैं, इवन टैंकी में कर सकते हैं। पर्ल कल्चर में बहुत सा आप जब आएंगे तो बहुत सा टर्म टर्म यूज होगा, जैसे बरक पर्ल है, जो इरेगुलर शेप्ड पर्ल है, केसी पर्ल है, मावे पर्ल है, ऑल्सो नोन एज डिजाइनर पर्ल, हाफ पर्ल है, राइस पर्ल है। जो दो छोटा छोटा मोती है वो सब राइस पर्ल है, जिसका मेडिसिन में उपयोग होता है। ब्लैक पर्ल जो है वो पिंकटाडा मार्गेटिफेरा जो है ब्लैक ब्लैक लीफ डोस्टर है, उसमें ब्लैक पर्ल है, उसको ताहिती पर्ल भी बोलते हैं। और फ्रेंच पोलिनेशिया में ये आपका बनेगा। पर्ल कल्चर को मछली पालन के साथ भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टू और मोर फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफर ग्रेटर एफिशिएंसी, जिसमें आपका रिस्क जो कम रहेगा, प्रॉफिट अधिक होगा, आपका एडिशनल सोर्स ऑफ फूड एंड इनकम है। पर्ल कल्चर को हमेशा साइड बिजनेस में कीजिए इसमें, क्योंकि लेबर का बहुत कमी, मतलब ज़्यादा उसमें आवश्यकता नहीं है। आपका मॉर्निंग का 1 आवर जो है सो 1 मंथ देने से आप पर्ल कल्चर स्टार्ट कर सकते हैं। और जो है सो इंटीग्रेटेड फिश कल्चर के साथ कर सकते हैं। बहुत से फार्मर सक्सेस हुए, इंडिया में भी बहुत से सक्सेस हुए हैं। ऐसा रिसर्च में कहा गया है कि जो हर्बीवोरस फिश है, जो ओमनीवोरस फिश, जैसे सिल्वर कार्प, चाइना का एक रिपोर्ट है जिसमें वो सिल्वर कार्प, बिगेट कार्प, जिबेल कार्प और ग्रास कार्प का उपयोग किए और बहुत अच्छे मोती का, कुछ गुड क्वालिटी मोती का उत्पादन किए, अलॉन्ग विथ गुड हार्वेस्ट ऑफ फिश। तो आप इसको भी कर सकते हैं, वो मछली पालन के साथ कर सकते हैं, इवन ऑर्नामेंटल के साथ भी कर सकते हैं। ये फार्मिंग हम लोग इंडिया में जो बहुत से किसान भाइयों भी अभी अपना रहे हैं। आपका उड़ीसा का, यूपी का बहुत से जो है किसान भाइयों, वो मछली तालाब में मोती पालन एक साथ किए हैं और अच्छे प्रॉफिट कर रहे हैं। ये सिफा का कुछ फैसिलिटी है यहाँ पर हम लोग, ये जो मैं मोल्ड के बारे में बोल रहा था, ये जो डिजाइनर डाइज है, ये इसमें भी न्यूक्लियस बनाते हैं और वेट लेबोरेटरी या पोस्ट ऑपरेटिव कर सकते हैं। और यहाँ पॉन्ड कल्चर में आप कर सकते हैं, ये रैक बना के कर सकते हैं या रोप लगा के कर सकते हैं। बहुत से फार्मर है अलग अलग के, महाराष्ट्र के भी है। हम लोग पुणे का जो पुणे डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर के साथ संपर्क करके करीब हम 100 फार्मर को ट्रेंड किए थे। सो बहुत से हैं किसान भाई आते रहते हैं।
ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टर से संपर्क करना है। अभी मैं जो है सो एक आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, चूंकि 1 आवर का लेक्चर है तो एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको कैसे इम्प्लांट करते हैं उसको आप कर सकते हैं। तो मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन जो रहेगा तो कर सकते हैं। मैं एक वीडियो रन कर रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि डिजाइनर पर्ल कल्चर टेक्नोलॉजी के लिए किस किस सामानों की जरूरत होते हैं। सबसे पहले आपको एक सीप का जरूरत होगा। ये लेमिलिडेंस मार्जिनलिस सीप है, लेकिन इसको उपयोग में लाने से पहले इसका साइज बहुत जरूरी है। किस साइज के सीप को हम यहाँ उपयोग में लाएंगे। सीप का साइज यहाँ 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। जो डिजाइनर पर्ल कल्चर टेक्नोलॉजी में यूज होता है वो करीब 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच में है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ करीब हम 9 सेंटीमीटर आकार का सीप का उपयोग कर रहे हैं। सीप के अलावा आपको एक डिजाइनर न्यूक्लियस की जरूरत होगी। एक सीप के लिए 2 डिजाइनर न्यूक्लियस का जरूरत होता है। यहाँ पर आप देखिए दुर्गा माता की प्रतिमा है और ये गणेश भगवान की प्रतिमा है। एक सीप में आपको दोनों भल में 2 साइड आप एक एक न्यूक्लियस को डाल सकते हैं। न्यूक्लियस के अलावा आपको एक सेल ओपनर की जरूरत होगी जो सीप को खोलने में काम देता है। यहाँ स्पैचुला है, ये आपको पैलियल मेंटल टिश्यू को लिफ्ट करने में मदद देगा। और ये फॉर्सेप्ट है जो आपको न्यूक्लियस को पकड़ने में मदद देगी। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आप सीप को कैसे पकड़ेंगे। सर्जरी करने से पहले सीप को आप कैसे पकड़ेंगे। आप पहले चारों उंगली को ऐसे सटा लीजिए, इसके बाद आहिस्ता से ऐसे सीप को रखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऐसे पकड़िए, इसके बाद आप धीरे से ऐसे स्पैचुला की सहायता से आप अंदर डालिएगा। यहाँ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आधा स्पैचुला, देखिए हम आधा स्पैचुला को अंदर किए हैं। आधा स्पैचुला इसलिए किए हैं जिससे वो आप जब इसमें प्रेशर देंगे तो वो खुल के निकल नहीं जाए, इसलिए आधा हम डालते हैं। स्पैचुला को आप थंब से हल्का से प्रेस कीजिए और ये सेल ओपनर की आपको जरूरत होगी, ऐसे करके प्रेस कीजिए, ऐसे करके डालिए। यहाँ आप देख रहे हैं आधा स्पैचुला है और आधा सेल ओपनर है। इसको आप सावधानी पूर्वक इसको ऐसे निकालिए, इसको रख लीजिए। अभी देखिए यहाँ धारीदार सतह देख रहे हैं, यहाँ आपको ये लॉक करने में मदद करेगा कि आप कितना आपको खोलना है। देखिए ये हम लॉक कर रहे हैं, ये देखिए हम लॉक कर दिया। ये सीप जो है सो आपको 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं खोलना है। उससे ज्यादा खोलेंगे तो यहाँ पर दोनों साइड एडक्टर मसल है, इस साइड और इस साइड 2 एडक्टर मसल होता है, उसको इंजरी होने का खतरा है, इसलिए हम मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये आप देख रहे हैं कैसे खोल दिया हमने।
ये देखिए 1 सेंटीमीटर तक हम खोल सकते हैं शीट को। यहाँ देखिए हम यहाँ पैलियल टिश्यू न्यूक्लियस डालने के लिए आपको एक स्पेस बनाना पड़ेगा। ये पैलियल टिश्यू को हम उठाते हैं धीरे से। ये आप देख रहे हैं ये दुर्गा माँ की प्रतिमा है और दुर्गा माँ का डिजाइनर इमेज बोल सकते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर ब्रिक्स। इसको हम शीट के अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे मैं ये आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए हम जा रहे हैं धीरे से अंदर की ओर। यहाँ आप लिफ्ट किए हैं, जो इमेज है उसका जो प्लेन साइड है वो सेल से चिपका रहना चाहिए। यहाँ धीरे से अंदर डाल रहे हैं। ये देखिए अंदर गया और जो पैलियल टिश्यू है वो उसके ऊपर की ओर रहेगा, न्यूक्लियस के ऊपर की ओर रहेगा और जो प्लेन सरफेस है वो सेल के से चिपका रहेगा। उसके बाद हम धीरे से इसको अंदर डाल धकेलते हैं। तो देखिए अंदर डाल दिया हम, ठीक है। उसके बाद जो है सो हम वापस जो है सो पैलियल टिश्यू को हम उसको वापस इसकी जगह पर पहुंचा देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक साइड एक सेल की ओर हमने इम्प्लांटेशन फिनिश किया। इस सेल की ओर हम इम्प्लांटेशन फिनिश किया। अभी हम एक दूसरा इमेज न्यूक्लियस को हम दूसरे सेल की ओर डालेंगे, दूसरे साइड की सेल की ओर डालेंगे। वो हम कैसे डालेंगे ये हम आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए ये गणेश भगवान की प्रतिमा है, इसको हम दूसरे साइड की ओर डालेंगे। कैसे डालेंगे ये आप देखिए, सावधानी पूर्वक इसको यहाँ ले जाइए ऐसे। प्लेन साइड जो है सेल की सतह की ओर होना चाहिए। अभी स्पैचुला की सहायता से इसको अंदर की ओर धकेलें। ये देखिए अंदर की ओर है, इसको हम अंदर की ओर धकेल रहे हैं। उसके बाद इसका जो टिश्यू है, इसको पैलियल टिश्यू बोलते हैं, इसको हम वापस उसके पोजीशन में कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों साइड हम न्यूक्लियस को डाले हैं, तो एक शीट में 2 न्यूक्लियस को आप डाल सकते हैं डिजाइनर पल के केस में। दोनों साइड न्यूक्लियस डालने के बाद आपको ये जो सेल ओपनर है उसको सावधानी पूर्वक निकालना पड़ेगा। ये देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले ये लॉक है, ये बताना चाहूंगा, लॉक आपको खोलना पड़ेगा। उसके लिए आप हल्का से इसे लूज कीजिए और इसको सावधानी पूर्वक निकाल दीजिए। ये आपका एक इम्प्लांटेशन खत्म हो गया। ये बहुत ही सरल तकनीक है। ये देखिए आपका 2 न्यूक्लियस जो है इस शीट में हम डाल दिए हैं। ये आपका इम्प्लांटेशन यहाँ समाप्त हो गया है। अब इसको आप एक बकेट में जिसमें थोड़ा सा पानी हो उसमें इसको आप डाल के रखिए। डालने के बाद जब आपका इम्प्लांटेशन, आप मान लीजिए 1 घंटे में जो है सो 30 शीट को आप इम्प्लांट कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, ये आप देख रहे हैं ये मोती से बना हुआ पेंडेंट है। यह डिजाइनर पर्ल कल्चर टेक्नोलॉजी का फाइनल उत्पाद है और इसका कीमत बाजार में लगभग 500 रुपये की आती है। सर मुझे लगता है 1 आवर हो गया है, अच्छा, तो कुछ ओके। क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, और मुझे लगता है बहुत हमारे लिए ये बहुत न्यू सब्जेक्ट था, नया टॉपिक था। हाँ हाँ, न्यू सब्जेक्ट। बट आपने बहुत बेखूबी से उसको जो समझाया, हाँ, इसके लिए शायद लगता है और भी कुछ ट्रेनिंग करना पडेगे. हाँ? तर आता कोणाचे प्रश्न असतील काही ते विचारू शकतो आपण. जर कोणाचे काही शेतकऱ्यांचे जर काही प्रश्न असतील तर एक मिनिट. सर आपका प्रेजेंटेशन है सर दो सवाल आए हैं सर चैट बॉक्स में। हाँ। जो पहला सवाल है, प्लीज टेल अस प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
एंड और दूसरा सवाल है फार्मिंग इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। प्रॉफिटेबिलिटी और फार्मिंग इकोनॉमिक्स जो है सो दोनों एक ही हो गया। तो आपका इसमें अच्छा प्रॉफिट है। आपका जो है 1 एकड़ में जो है सो आप करीब मछली पालन और मोती पालन एक साथ कर सकते हैं। और इसमें आपको करीब 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपया ऐसे आपका इनकम हो सकता है। तो और रिगार्डिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग जो है सो NFDB में भेजे हैं। वो लोग जो है सो डिटेल अभी वो बना के अभी ऑल ओवर इंडिया सब जगह सर्कुलेट किया जाएगा। और अगर स्पेशली चाहिए तो आपको डायरेक्टर सिफा को एक लेटर लिखना पड़ेगा। उसमें हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग से भेजते हैं। सर आपका शेयरिंग स्टॉप करेंगे जरा। जी सर। शेयरिंग चल रहा है क्या आपका? शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग अगर आपका देखेंगे सर। शेयरिंग तो हटा दिया हूँ। हटा दिया क्या? अच्छा, कैसा दिख रहा है? पावर पॉइंट तो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है अलग ही दिख रहा है इसमें कुछ। और कोई प्रश्न है? एक क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन शिप? कॉस्ट ऑफ वन शिप जो है डिपेंड करता है एरिया पर। अगर आपका एरिया अवेलेबल है तो आप 50 पैसा से 1 रुपीज परचेज कर सकते हैं। और बाहर से अगर मंगाएंगे तो 5 से 6 रुपया ऐसा पड़ जाएगा। तो अलग अलग फार्मर है। इसमें क्या है कि कुछ फार्मर के पास शिप बहुत है, भंडार है शिप का, और किन्हीं के पास शिप का बहुत कमी है। तो ये सब फैक्टर है। तो इसमें दो चीज कर सकते हैं। कुछ आदमी शिप का कल्चर कर सकते हैं और कुछ आदमी फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम बन जाएगा। एक बार सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे खेती में भी जो है कुछ आदमी बीज का सप्लाई करते हैं, कुछ आदमी फार्मिंग करते हैं, कुछ ये बेचते हैं, फर्टिलाइजर बेचते हैं। उसी तरह इसमें भी आपका कुछ सीप का फार्मिंग कर सकते हैं, कुछ फॉल कल्चर कर सकते हैं। अच्छा सर, हेलो। हाँ सर बोलिए। अभी इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे इसका ये अपेक्षा थी कि अगर इसमें कुछ लोग सामने आते हैं, 4-5-10 लोग सामने आते हैं जो करने का जिसकी इच्छा है, हाँ, और उनको अगर ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग हम लोग का अभी तो चूंकि सर कोविड है, हम लोग का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हम लास्ट ईयर 2020 में हम करीब 5 से 6 ऑनलाइन ट्रेनिंग किए थे। ऑनलाइन ट्रेनिंग 3 डेज का है। अच्छा। उसमें आपका सीरीज ऑफ लेक्चर और ट्रेनिंग एवरी कंपोनेंट हम दिखाते हैं। ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस प्रिपरेशन, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, सभी का हम लोग एक स्पेशलाइज्ड ये पैकेज डेवलप किए हैं जिसमें 3 डेज में हम लोग ऑनलाइन देते हैं। और ऑफलाइन ट्रेनिंग कोरोना जब खत्म होता तो हम 5 से 6 दिन का एक ट्रेनिंग देते हैं जो हेडक्वार्टर में देते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है सो अप्रैल में आपका जो है अप्रैल ये 25 के बाद जो है सो सिफा का ट्रेनिंग कैलेंडर है, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, तो उसमें फिर हम अगर हमको पार्टिसिपेट होना है तो फिर क्या आपको लेटर भेजना पड़ेगा क्या? ऑनलाइन ट्रेनिंग है सर। आप तो कोई भी ज्वाइन हो सकता है, कोई भी कर सकते हैं। इवन हम जो PMSY प्रधानमंत्री का जो योजना है मत्स्य पालन का, उसमें हम लोग बहुत सा ट्रेनिंग दिए थे। ये आपका 25 जनवरी को एक ट्रेनिंग दिया था। करीब हम लोग 400-500 किसान थे। उसको हम लोग मतलब ये 1 डे का एक सेमिनार वही लेक्चर दिए थे और बताए थे। और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी है 3 डेज का, उसमें आप कर सकते हैं। और ये कोविड खत्म होने के बाद अगर हम ये ट्रेनिंग जानना हमारे KVK में अरेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं? KVK में कर सकते हैं सर, लेकिन अभी तो कोरोना महाराष्ट्र अभी तो नहीं करेंगे ना, बाद में कर सकते हैं हम। ये तो वी डोंट नो अभी कब खत्म होगा, पता नहीं। 1 साल लगता है, हमको ऐसा ही लग रहा था अभी 1 साल तो होगा उसमें, पता नहीं अभी और 1 साल लगता है, क्या लगता है? हो गया था फिर सडनली हो गया तो अभी कह नहीं सकते हैं। लेकिन हम ऑनलाइन से जुड़े रहेंगे जब तक प्रॉब्लम नहीं है।
किसानों का विकास जो है आपका भी है, हम लोग का भी है, तो कुछ हम उपलब्ध हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम। बट सर आई एम प्लानिंग, जब भी जैसे ही मौका मिलेगा कोविड खत्म होने के बाद, जी तो हमारा एक साइंटिस्ट, हमारा एक एसएमएस आएगा, उसमें कोई जो भी मैं असाइन करूंगा, और उसके साथ में कुछ किसान लेके, सिखा देंगे हम, तो डेफिनेटली वी शुड सेंड देम देयर एट सीफा अभी आप भुवनेश्वर में है ना सर अभी? जी भुवनेश्वर में है, स्टेशन से ओनली हाफ एन आवर का रास्ता है, ऑटो से हाफ एन आवर में आप हाँ, मुझे सुना था कि आपको अगरतला में कोई आपको ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, अगरतला में क्यों जाएगा? मुझे कोई तो ऐसा बोल रहे थे, मैं बोला इसलिए तो। हम लोग, मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, अभी तो अच्छा। अरुणाचल प्रदेश गया था मैं, उधर भी 2 दिन का ट्रेनिंग उधर करके गया था, क्योंकि वो हाई लेवल का प्रोग्राम था, इसलिए हमको जाना पड़ गया। वो गवर्नर साहब भी इन्वॉल्व थे, तो अभी ये जो है मार्च 2 मार्च से 10 मार्च तक मैं ये इधर ही था, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन है चौधरी साहब? ट्रेनिंग एक हँड रेज झालेला आहे, फॉर्म है, आप कर सकते हैं। एक हँड